दोस्तों जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। भाइयों बहनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अम्बेडकरवादी एवं प्रकृति प्रेमी ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं हूं पंकज अम्बेडकर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा उद्देश्य है बाबा साहब के मिशन को और महापुरुषों के मिशन को, बहुजन साहित्य को, दलित साहित्य को डोर टू डोर पहुंचाना। इसके लिए आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले अंश में बताया था कि पूना और में गवई बंधु कांड हो गया था, जिसमें सवर्ण समाज के लोगों ने गवई बंधुओं की आंखें फोड़ दी थी, जिसके विरोध में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने भी नवभारत टाइम्स को एक लेख भेजा था, जो लेख उसमें छप गया था। जब लेख उसमें छप गया था तो वो सरकारी जॉब करते थे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, तो वहाँ के प्रिंसिपल के सामने में वहाँ के जो आरएसएस के लोग भी वहाँ ड्यूटी करते थे, तो उन्होंने कर्मचारियों ने प्रिंसिपल से शिकायत कर दी और प्रिंसिपल ने उनको बुलाकर उनकी क्लास लगाई। आगे की कहानी शुरू करते हैं। तुम सरकारी संस्थान में हो, इसके आधार पर तुम्हारे विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हो सकती है, ये प्रिंसिपल ने ओम प्रकाश वाल्मीकि ने कहा। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी चुप रहे। थोड़ी देर बाद वे बोले, ट्रेनिंग के दौरान ये सब मत करो, निकाल दिए जाओगे, जाओ, आगे से ध्यान रखना। उन्होंने मौखिक चेतावनी देकर मुझे छोड़ दिया था, लेकिन इस लेख के कारण छात्रावास में कुछ साथियों का व्यवहार बदल गया था। वे मेरी जाति ढूंढने लगे थे, क्योंकि मैंने दलितों के प्रति अपनी संवेदना दिखाई थी। उनकी दृष्टि में मेरा अपराध था। इसी बीच सुदामा पाटिल ने आचार्य अत्रेय के एक नाटक मारुचि मावसी का हिंदी अनुवाद कर डाला था। उसमें मुख्य भूमिका मेरी ही थी। नाटक के प्रथम मंचन के बाद अंबरनाथ के लोग मुझे एक रंगकर्मी के तौर पर पहचानने लगे थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि की बजाय वे उस पात्र के नाम से मुझे पुकारते थे। मैं अपने भीतर उत्साह महसूस करने लगा था। इसी दौरान अंबरनाथ के मराठी रंगकर्मी कुलकर्णी से परिचित हुआ था, जो आगे चलकर घनिष्ठता में बदल गया था। कई चर्चित निर्देशकों के साथ काम करने का अवसर भी मिला था, जहां एक ओर मैं अपने लिए रास्तों की तलाश में भटक रहा था, वहीं बार बार पिताजी के पत्र आ रहे थे। वे मेरी शादी करने के लिए चिंतित थे। मुझे प्रशिक्षण के दौरान जो भत्ता मिल रहा था, उससे मैं मेस का खर्च निकालकर हर महीने एक निश्चित राशि पिताजी को भेज देता था। हाथ में जो बचते थे, बस उनसे ही खर्च चल रहा था। नाटक के टिकट में हमें छूट मिल जाती थी। विद्यार्थी होने का लाभ हम उठाते थे। रेल में बिना टिकट यात्रा के हथकंडे हमने सीख लिए थे। दादर, वीटी, चर्चगेट के टिकट चेकर्स को चमका देने के कई फार्मूले हमने ईजाद कर रखे थे। कम से कम खर्च में हम बम्बई भ्रमण कर लेते थे। इन्हीं दिनों मेरा परिचय मराठी के दलित साहित्य से हुआ था। दलित साहित्य की रचनाएं मराठी साहित्य को एक नई पहचान दे दी रही थी। दया पावन, नामदेव ढसाल, राजा ढाले, गंगाधर पांतावाड़े, बाबूराव बागुल, केशव मेश्राम, नारायण सुर्वे, रामन निम्लाकर, यशवंत मनोहर के शब्द रगों में चिंगारी भर रहे थे। ऐसी अभिव्यक्ति जो रोमांचित कर एक नई ऊर्जा से भर रही थी। मैं जैसे जैसे दलित साहित्य के संपर्क में आ रहा था, मेरे लिए साहित्य के अर्थ बदल रहे थे। सुदामा पाटिल ने इन दिनों मेरी बहुत मदद की थी। मेरा मराठी का ज्ञान धीरे धीरे विकसित हो रहा था। जबलपुर से गोविंद मौर्य भी इस संस्थान में अगले बैच में आ गया था। अब हम दोनों से 3 हो गए थे। हम तीनों ने मिलकर बम्बई की वे तमाम दुकानें छान डाली थी, जहाँ हिंदी पुस्तकें मिलती थी। गिरगांव में हिंदी ग्रंथ रत्नाकर के मालिक से मित्रता हो गई थी। महीने में कम से कम एक बार हम हिंदी ग्रंथ रत्नाकर अवश्य लाते थे। हमारी मंडली में विजय संगर, नरेंद्र गोलिया, अमित अग्रवाल, राजेश वाजपेयी भी जुड़ गए थे। प्रशिक्षण की तकनीकी पढ़ाई के साथ साहित्यिक अभिरुचि का यह संसार हमारे भीतर लगातार एक नई चेतना भर रहा था। छात्रावास के मस्ती भरे दिनों में भी हम जीवन की कटु और दुर्दैत्य सच्चाइयों को महसूस कर रहे थे। छुट्टी होते ही हमारे साथी पिकनिक और सिनेमा की ओर भागते थे। हम गंभीर समस्याओं पर लंबी लंबी बहसों में घंटों बिता देते थे। उन तमाम कार्यक्रमों में हम शामिल थे जो सामाजिक बदलाव की प्रतिक्रिया तेज करे थे। कई बार विजय शंकर कहता, यार तुम लोग कभी जवान भी हुए हो या नहीं?
हॉस्टल में जवानी का अर्थ ही कुछ और था जिसमें हम फिट नहीं होते थे, क्योंकि साहित्य जैसी फालतू चीज़ों ने हमारे मस्तिष्क को झुलसा दिए थे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री प्रशिक्षण संस्थान अंबरनाथ हॉस्टल संस्थान से ज़्यादा दूर नहीं था। पहाड़ी की तलहटी में हॉस्टल बना था। खूबसूरत जगह थी। मेरा रूम पार्टनर सुदामा पाटिल भुसावला का रहने वाला था। पाटिल का एक मित्र रमेश था जो भुसावल का ही रहने वाला था। उसी ने हमारा परिचय कुलकर्णी से कराया था। विनायक सदाशिव कुलकर्णी कॉलोनी के पलट में रहता था। अंबरनाथ में होने वाली सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था कुलकर्णी। एक दो मुलाकातों के बाद ही हमारे बीच आत्मीयता बन गई थी। अक्सर शाम को उनके फ्लैट में पहुंच जाते थे। कुलकर्णी मीट मछली खाने का शौकीन था। घर की रसोई में संभव नहीं था, इसलिए रविवार की दोपहर मेस में बना मीट उन्हें खींच लाता था। बातचीत में आत्मीयता थे। उम्र में हम दोनों से काफ़ी बड़े थे। उनकी छोटी बेटी सविता मेरी हम उम्र थी, कॉलेज में पढ़ती थी। हर रविवार कुलकर्णी के मेस में खाना खाने से सुदामा पाटिल और मेरे मेस बिल बढ़ने लग गए थे। प्रशिक्षण के दौरान मिलने वाले भत्ते से मुझे गांव पिताजी को पैसा भेजना पड़ता था। पाटिल की स्थिति भी वैसी ही थी, मुझसे बेहतर जरूर थी, लेकिन दो भाई छोटे कॉलेज में पढ़ रहे थे, उनका खर्चा भेजना पड़ता था। हम दोनों काफ़ी मितव्ययिता से चलते थे, फिर भी हाथ तंग रहता था। मेरे पास कपड़ों की भी तंगी थी, बस किस तरह खींच रहा था। ऐसे में कुलकर्णी का हर इतवार मेस में लंच लेना खर्चा बढ़ाने वाला था। एक दिन सुदामा पाटिल ने दुखी मन से कहा, ये बामन हर रविवार टपक पड़ता है। हमारी शामें कुलकर्णी के घर गुजरती थी, लेकिन खाना लौटकर मेस में ही खाते थे। सुदामा पाटिल को उपवास पूजा आदि में विश्वास था। नियमित मंदिर जाता था। अंबरनाथ में एक खूबसूरत प्राचीन शिव मंदिर है। पाटिल सप्ताह में 2 दिन इस मंदिर में जाता था। मुझे इन सब में कोई रुचि नहीं थी। अम्बेडकर और मार्क्सवादी साहित्य ने मेरी सोच बदल दी थी, लेकिन पाटिल के साथ में मंदिर तक जाता था और पुलिया पर बैठ जाता था। शांत जगहों पर मंदिर परिसर मोहन लगता था। अक्सर मिसेज कुलकर्णी सविता के साथ मंदिर जाती थी। कई बार मंदिर परिसर में हम लोग साथ होते थे। एक रोज़ मुझे पुलिया पर बैठे देखकर सविता भी वहीं बैठ गई थी। मिसेज कुलकर्णी मंदिर में चली गई थी। आप मंदिर में क्यों नहीं जाते? सविता ने सहजता से पूछा। पत्थर की इन मूर्तियों में मेरी कोई आस्था नहीं है, मैंने अपने मन की बात कह दी। वह मुझसे सटकर बैठी थी। मुझे एक अजीब सा एहसास गुदगुदा रहा था। वह जिद करने लगी, चलो मंदिर में चलते हैं। सुदामा दादा अंदर हैं? हाँ, पाटिल अंदर है, आप भी जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। मैंने उसे टालना चाहा। वह चुपचाप पुलिया पर बैठ गई थी। कुछ देर ही चुप्पी के बाद बोली, आप इतना चुप क्यों रहते हैं? मुझे सुनना अच्छा लगता है, मैंने सहज भाव में कहा। वो खिलखिला पड़ी। उसका हंसना मंदिर की घंटियों जैसा था। अचानक उसने कहा, आप फिल्म देखते हैं? हाँ, कभी कभी। हमारे साथ चलोगे? उसने मेरी बाहों को अपनी बाहों में लपेट लिया। मैंने टालने की गरज से कहा दिया, सुदामा पाटिल से पूछकर बताऊं। सविता नाराज हो गई। क्यों, आप मेरे साथ नहीं चल सकते? उस रोज़ कहीं मन में झरना फूटने की कलकल सुनाई पड़ी थी। स्वभाव संकोची था। पारिवारिक परिवेश दिलो दिमाग पर हावी था। इस एहसास की भनक स्वयं को भी लगने नहीं दी थी, क्योंकि हम दोनों के बीच कई तरह के फासले थे जो लगातार मुझे रोकते थे। ऐसी छोटी मोटी घटनाएं कई बार हुई थी। इस बात का संकेत थी कि उसका झुकाव मेरी ओर बढ़ रहा था। वह हॉस्टल में भी आने लगी थी। सुदामा उसे हॉस्टल आने से रोकता था, कभी कभी डांट भी देता था, लेकिन सुदामा की डांट का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। हॉस्टल में वह मेरी किताबों को उलट पुलट कर देखती, कभी कभी इधर उधर फैली किताबों को करीने से सजा देती। मेस का खाना उसे पसंद नहीं था, वह शाकाहारी थी। दीपावली से एक दिन पहले चतुर्दशी की सुबह मिसेज कुलकर्णी ने अपने घर बुलाया, वह भी सुबह 4 बजे। मैंने पाटिल से पूछा तो सुनकर वह हंस पड़ा। मेरी समझ में नहीं आया पाटिल के हंसने का। मैंने जोर देकर पूछा तो बोला, मजा करो मिसेज कुलकर्णी, तुम्हें तेल और उपटन से नहलाई। मतलब? मैंने आसिफ ने बताई, महाराष्ट्रियन ब्राह्मणों में यह एक परंपरा है। घर की स्त्री परिवार के पुरुष सदस्यों को उपटन और तेल मालिश करके स्नान कराती है ब्रह्म मुहूर्त में। उसकी बात सुनकर मैंने उससे पूछा कि तुम जाओगे? उसने मना कर दिया। साथ ही कहा था कि उसे नहीं बुलाया है। उस रात मैं ठीक से सो नहीं पाया था। एक तो सुबह 4 बज के उठकर जाना था, दूसरे में एक अजीब से अंतर्द्वंद में फंसा हुआ था। कुलकर्णी परिवार की आत्मीयता मुझे आकर्षित भी कर रही थी, फिर भी पारिवारिक स्थितियों के कारण संकोच था। बरामदे में 3 चौकियां रखी थी। कुलकर्णी
अजय और मैं चौकियों पर बैठ गए। उस वक्त तो मुझे रह रहकर अपने घर गांव का दमघोंटू वातावरण याद आया। मिसेज कुलकर्णी ने बारी बारी से हम तीनों को उपटन और तेल लगाया। तेल से मोहक सुगंध आ रही थी। मैंने कच्छे के ऊपर तौलिया लपेट रखा था। मिसेज कुलकर्णी ने तौलिए को अलग रख देने के लिए कहा। मैंने कहा कि मुझे संकोच होता है। मिसेज कुलकर्णी ने तौलिया छीनते हुए कहा, तुम मेरे बेटे अजय जैसे हो। फिर माँ से कैसी शर्म। उस क्षण मेरा मन भावुकता से भर गया। बरबस अपनी माँ की याद आ गई थी, जो कुछ दिनों से बीमार थी। मिसेज कुलकर्णी के हाथों के नरम कोमल वात्सल्यपूर्ण स्पर्श ने मुझे अपनी माँ के खुरदरे स्पर्श की याद दिला दी थी। सिरहाने बैठकर जब माँ मेरे बालों में उंगलियां घुमाती थी, मेरी चेतना जैसे नींद की गोद में समा जाती थी। मिसेज कुलकर्णी ने गुसलखाने में गर्म पानी से नहलाया था। मुझे लगातार एक अज्ञात भय सता रहा था। यदि इन्हें इसी वक्त पता चल जाए कि मेरा जन्म एक अछूत जाति चूड़ा में हुआ है, तो अंजाम क्या होगा। उन्हीं दिनों पूना में गवई बंदों की आंखें फोड़ दी गई थी, जिसे लेकर दलित समाज ने बम्बई पूना में एक जबरदस्त आंदोलन खड़ा कर दिया था। कुलकर्णी परिवार ने मुझे बेहतर प्यार और विश्वास मिला। कभी परायेपन का एहसास नहीं हुआ, लेकिन सविता का मेरी ओर झुकते जाना मुझे भयभीत कर रहा था। मैं ऐसे क्षणों में असहज हो जाता था। सविता जितना करीब आती थी, मैं भागने की कोशिश करता। एक रोज़ कुलकर्णी के घर प्राध्यापक काम्बले से भेंट हुई। कुलकर्णी और काम्बले में मराठी नाटकों पर कोई गंभीर चर्चा चल रही थी। मैं और पाटिल इस चर्चा को चुपचाप सुन रहे थे। इसी बीच मिसेज कुलकर्णी चाय लेकर आई। चाय पीते पीते मेरा ध्यान काम्बले के प्यारे पर गया। प्याला हमारे प्यालों से अलग था। मैंने सुदामा पाटिल से पूछा। उसने कोहानी मारकर मुझे चुप करा दिया। लौटते समय मैंने फिर वही बात छेड़ दी। पहले तो अल्टर, आखिर उसने बताया मराठी ब्राह्मण भी व पूना के ब्राह्मण महारों को अपने बर्तन छूने नहीं देते, इसलिए उनके बर्तन अलग रखे जाते हैं। चाय के जूठे कप मिसेज कुलकर्णी उठाने आई थी, लेकिन काम्बले का कप कुलकर्णी उठाकर ले गया था। यह सुनकर मेरी कनपट्टियाँ गर्म हो गई थी, जैसे किसी ने गर्म पारा उड़ेल दिया। क्या सभी दलितों के साथ उनका व्यवहार ऐसा ही है? मैंने पाटिल से जानना चाहा। मेरे गांव में छुआछूत का भेदभाव था। उन दिनों देहरादून और उत्तर प्रदेश की स्थिति तो और अधिक खराब थी। बम्बई जैसे महानगर में पढ़े लिखे लोगों में स्थिति की कल्पना मेरे भीतर एक गर्म लावे का स्रोत फूटने लगा था। हाँ, ऐसा सभी के साथ है, पाटिल ने साफगोई से कहा। पाटिल के मन में बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति आदर भाव था। दलित आंदोलन के प्रति उसके मन में सहयोग भावना थी। वह सवर्ण होते ही संकीर्ण नहीं था। मैंने अपने मन में उठते बवंडर को पहचान चुका था। यह घटना मुझे अवस्थित कर रही थी। मैंने पाटिल से पूछा, मेरे बारे में वे जानते हैं? शायद नहीं। वाल्मीकि सरनेम से शायद ब्राह्मण समझते हैं, तभी तो उस रोज़ दीपावली पर स्नान के लिए बुलाया था। पाटिल कुछ गंभीर होने लगा। तुमने उन्हें बताया नहीं? मैंने उन तीनों से पूछा। क्यों बताता? दलित होना क्या अपराध है? पाटिल ने गुस्से में कहा। कल यदि उन्हें पता चल जाए तो? मैंने शंका की। तो तुम दोषी कैसे हो गए? उन्होंने भी पूछा नहीं तो हम अपनी ओर से ढिढोरा पीटें? हाँ, यदि वे पूछते और तुम झूठ बोलकर उनके दायरे में शामिल हो जाते, तब तुम्हारा दोष माना जा सकता था। वह भी झूठ बोलने का? पाटिल ने दृढ़ता से कहा। इस घटना के बाद मैं सहज नहीं हो पाया था। मेरी अपनी बेचैनी मुझे तंग कर रही थी। ऐसे माहौल को मैं सहन नहीं कर पाता था। सब कुछ झूठ लगता था। पाटिल से मेरी बेचैनी छिपी नहीं थी। उसने समझाने की कोशिश की। बामनों का पूरा दर्शन ही झूठ और धोखे पर आधारित है। भूल जाओ और मजे करो। ऐसे प्यार और सम्मान का आकांक्षी मैं नहीं हूँ जो झूठ के सहारे मिले। मैं गहरे अंतर्दर्न से गुजर रहा था उन दिनों। इसी पसोपेश में कई दिन हो गए थे कुलकर्णी के घर गए हुए। इंतजार करके सविता आ गई थी हॉस्टल में। मैं सविता से खुलकर बात करना चाहता था, लेकिन हॉस्टल में संभव नहीं था। मैंने सविता से कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करने के लिए। क्या बात है? उसने शरारत आंखें नचाते हुए, कल शाम को मंदिर चलते हैं, लेकिन उसकी आपकी माँ साथ होगी? मैंने शंका दी। नहीं, मैं अकेले आऊँगी, उसने आश्वस्त किया। सविता के लौट जाने के बाद मैंने पाटिल से कहा, मैं सविता से साफ साफ कह दूंगा। पाटिल ने मुझे रोकना चाहिए। नहीं, और तमाशा मत करो, बावला खड़ा हो जाएगा। लेकिन मैंने उस रोज़ तय कर लिया था, बात साफ साफ हो जानी चाहिए। जो भी होगा देखा जाएगा। उन दिनों बम्बई पूना में दलित आंदोलन जोरों पर था। सविता मुझे अंबरनाथ रेलवे स्टेशन पर उपकार रेस्टोरेंट के पास मिल गई। उसने सफ़ेद रंग का स्कर्ट ब्लाउज पहन रखा था, जो उसके दुधिया रंग पर खूब उभ रहा था।
उसकी आंखों में मोहकता भरी हुई थी, चाल में अल्हड़पन था। वह अपनी आदत के अनुसार कुछ न कुछ बोलती ही जा रही थी। मैं सिर को हूँ हाँ में जवाब दे रहा था। दरअसल मैं तय नहीं कर पा रहा था कि बात कहाँ से और कैसे शुरू करूँ। अचानक सविता को जैसे कुछ याद आ गया। अरे मैं तो भूल गई थी, आप कुछ बात करने वाले थे। उसने आंखें बड़ी बड़ी करके मेरी ओर देखा। क्षण भर को लगा जैसे मैं कह नहीं पाऊँगा। साहस बटोरते ही मैंने उसे आरोप प्रत्यारोप कामले आए थे। मेरी बात पूरी हुई नहीं थी, सविता ने बात काट दी। वह महार एससी इस अंदाज में ही मेरी कनपट्टियाँ गर्म हुई। हाँ वही मैंने कटुता से कहा था। आज अचानक उसका ख्याल कैसे आ गया? इस वक्त सविता ने हैरानी से पूछा। उसे चाय अलग बर्तन में पिलाई थी? मैंने सख्त लहजे में पूछा। हाँ, घर में जितने भी एससी और मुसलमान आते हैं उन सब के लिए अलग बर्तन रखे हैं, सविता ने सहज भाव से कहा। यह भेदभाव तुम्हें सही लगता है? मैंने पूछा। मेरे शब्दों के तीखेपन को उसने महसूस कर लिया था। अरे तुम नाराज़ क्यों होते हो? उन्हें अपने बर्तनों में कैसे खिला सकते हैं? उसने प्रश्न किया। क्यों नहीं खिला सकते? होटल में मेस में तो सब एक साथ खाते हैं, फिर घर में क्या तकलीफ? मैंने तर्क दिया। सविता इस भेदभाव को सही और संस्कृति का हिस्सा मान रही थी। उसने तर्क मुझे उत्तेजित कर रहा था, फिर भी मैं काफ़ी संयत उसका कहना था एससी अनकल्चर्ड, असभ्य होते हैं, गंदे रहते हैं। मैंने उससे पूछा, तुम ऐसे कितने लोगों को करीब से जानते हो? इस विषय में तुम्हारे व्यक्तिगत अनुभव क्या हैं? बहुत चुप हो गई थी। उसका परिचय ऐसे किसी व्यक्ति से नहीं था, फिर भी पारिवारिक पूर्वाग्रह उस पर हावी थे। उसका कहना था आई माँ बाबा ने बताया, यानी बच्चों को यह सब घरों में सिखाया जाता है कि एससी से घृणा करो। वह चुप हो गई थी, उसकी चंचलता भी गायब थी। कुछ देर हम पुलिया पर चुपचाप बैठ रहे थे। मैंने उससे पूछा, मेरे बारे में तुम्हारी क्या राय? आई बाबा तुम्हारी तारीफ करते हैं, कहते हैं यूपी वालों के प्रति उनकी जो धारणा थी उससे अलग हो, तुम्हें अच्छा मानते हैं। सविता ने झकते हुए। मैंने तुम्हारी राय पूछी थी। अच्छे लगते हो। उसने मेरी बाँह पर अपने शरीर का भार डाल दिया था। मैंने उसे दूर हटाया और कहा, अच्छा यदि मैं एससी हूँ तो भी तुम एससी कैसे हो सकते हो? उसने इशारा किया। क्यों यदि हुआ तो? मैंने जोर दिया। तुम तो ब्राह्मण हो। उसने दृढ़ता से कहा। यह तुमसे किसने कहा? बाबा ने। गलत है, मैं एससी हूँ, मैंने पूरी सख्ती से कहा। मेरे भीतर जैसे कुछ जल रहा था। ऐसा क्यों कहते हो? उसने गुस्सा दिखाया। मैंने सच कह रहा हूँ, तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा। ना मैंने कभी कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ। मैंने उसे समझाना चाहा। वह आश्चर्य से मेरा मुंह ताक रही थी। उसे लग रहा था जैसे मैं मजाक कर रहा हूँ। मैंने साफ शब्दों में कह दिया था, मैंने उत्तर प्रदेश के चूड़ा परिवार में जन्म लिया है। सविता गंभीर हो गई, उसकी आंखें छलछला आई। उसने रुआसी होकर कहा, झूठ बोल रहे हो ना? नहीं सविता, यह सच है जो तुम्हें जान लेना चाहिए। मैंने उसे यकीन दिलाया। वह रोने लगी थी। मेरा एससी होना जैसे कोई अपराध था। वह काफ़ी देर सुबकती रही। हमारे बीच अचानक फासला बढ़ गया था। हजारों साल की नफरत हमारे दिलों में भर गई थी। एक झूठे को हमने एक संस्कृति मान लिया था। हम लोग वापसी में लगभग चुप थे, लेकिन भीतर के कोलाहल में डूब हुए। मैं उस वक्त तनाव मुक्त हो चुका था, जैसे मेरे मन से कोई भारी बोझ हट गया था। स्टेशन के पास रेलवे लाइन पार करते हुए मैंने सविता से कहा, यह आखिरी मुलाकात है, क्यों घर नहीं आओगे? उसने नहीं, अब मैं नहीं आऊँगा। वह चलते चले रुक गई। बोली, घर आओ या ना आओ, लेकिन यदि यह सच है तो बाबा से मत कहना। वह फिर रुआसी हो गई थी। उसका गला भर गया था। लेकिन क्यों? मैंने जानना चाहा। नहीं कहोगे? वादा करो। सविता की आंखों में अजीब सी याचना थी। उसके बाद हम कभी नहीं मिले। कुछ दिन बाद अंबरनाथ से मेरा तबादला हो गया था चंद्रधर महाराष्ट्र के लिए। मैं उन लोगों से बिना मिले ही चला गया था। अचानक तमाम सूत्र टूट गए थे। फिर शिक्षण के बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा में नियुक्ति हो गई थी। दोस्तों, मुंबई जैसे बम्बई जैसे इलाके में भी जातिगत भेदभाव था। कुलकर्णी अपने समाज के लोगों के प्रति तो बड़ा प्यार दिखाते थे, लेकिन सवर्णों और जो एससी समाज के थे, दलित समाज के लोग थे, बम्बई में भी वहाँ भेद था। उनके खाने पीने के बर्तन दोनों के अलग अलग होते थे। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।